नवनीत एक्सप्लेनर आपका स्वागत करता है। आज हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं मूवी सिक्योरिटी। तो कहानी के शुरुआत में हमें एडी नाम का आदमी दिखाया जाता है जो कि फॉर्मर मरीन कैप्टन है। वैसे एडी पिछले 1 साल से घर पे बैठा हुआ है, वो भी बिना किसी काम धंधे के। तो वो जॉब की तलाश में एक वेलफेयर ऑफिसर से मिलने जाता है। तो ऑफिसर कहती है कि सर, आप जॉब के लिए ओवर क्वालिफाइड हैं और आपके लेवल की जॉब अभी अवेलेबल नहीं है। तो एडी कहता है कि लेवल की फिक्र मत करो, मैं कुछ भी करूंगा। तो वो लेडी कहती है कि एक मॉल में सिक्योरिटी गार्ड की जगह खाली है, अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो तो पेपर देते हुए बोलती है आज टाइम पे पहुंच जाना। तो एडी ओके बोलकर यहाँ से निकल जाता है। इसी समय हमें एक यूएस मार्शल टीम दिखाई जाती है जो कि किसी स्पेशल कार्गो को ट्रांसफर कर रही है, जो कि फुल सिक्योरिटी के साथ यहाँ से निकल जाती है। मगर रास्ते में मौसम बिगड़ने लगता है और जल्दी जोरों बारिश होने लगती है। ये सभी खतरों के निशानी है और ऐसा होता भी है। टीम का कम्युनिकेशन सिस्टम डाउन हो जाता है और साथ ही कुछ कार्स उनका पीछा करने लगती है, जबकि ऐसा होना नहीं चाहिए था क्योंकि इनके सेफ ट्रैवल के लिए ये रोड ब्लॉक कर दी गई थी। यानी इस टीम के अलावा इस रोड से कोई भी गुजरने वाला नहीं था। तो ये देख मार्शल टीम का कैप्टन फुल अलर्ट हो जाता है, मगर उनके कुछ करने से पहले ही गुंडे अपने कार की हाई बीम लाइट्स को ऑन कर देते हैं, जिससे टीम का ध्यान भटक जाता है और अचानक उनके कार के नीचे कई सारे कील डाल देते हैं। फिर काफले की कुछ कार्स हवा में 3-4 डाइव लगाते हुए पलटी हो जाती है। वे कुछ समले उसके पहले गुंडे अपनी कार से बाहर निकल आते हैं और सभी यूएस मार्शल ऑफिसर्स पर टूट पड़ते हैं। इसी बीच कार से एक बच्ची बाहर आती है। ऑफिसर उस बच्ची को अंधेरे में भागने बोलता है। लड़की वहां से भाग जाती है और फिर जल्दी ही ये लोग पूरी टीम का सफाया कर देते हैं। दरअसल टीम इसी बच्ची को ट्रांसफर कर रही थी, जो कि वो एक इम्पोर्टेंट विटनेस है जो कि कोर्ट में गवाही देने वाली है। गुंडे बच्ची को वहां ना पाकर क्राइम स्पॉट को पूरी तरह से क्लीन करते हैं, वहां कोई भी प्रूफ नहीं छोड़ते। वही दूसरी तरफ एडी ट्रेजर साइड मॉल पहुंच जाता है जहां उसे सिक्योरिटी गार्ड का काम करना है। तो सिक्योरिटी सुपरवाइजर वैंस एडी से पूछताछ और लेटर देखने के बाद उसे मॉल में एंटर करने देता है। इसके बाद वैंस एडी को बाकी सिक्योरिटी गार्ड से मिलवाता है, जिनमें फर्स्ट मेसन है जो कि कंप्यूटर में घुसा रहता है, दूसरा है जॉनी जो कि अपने फोन में घुसा रहता है, तीसरे है रूबी जो कि ऑन ड्यूटी भी मस्त सोती रहती है। यानी इन गार्ड्स में से कोई भी सीरियस पर्सन नहीं लगता। इसके बाद वैंस एडी को उसके यूनिफॉर्म इशू कर देता है और फिर वो एडी को मॉल का टूर कराते। वो उसे बताता है कि ये एक लग्जरी मॉल है और वो एडी को उसका वर्क एरिया शो कर रहता है। वैसे ये वैंस भी पूरा खिसका हुआ है जो कि बहुत बकबक करता है, जिसे सुनकर एडी जरा भी खुश नहीं है। तभी एडी को एक फैमिली पिक्चर दिखाई देती है, जिसे देखकर उसे अपने फैमिली की याद आने लगती है। मगर जो भी हो, उसे सिक्योरिटी जॉब करनी है तो वो राउंड लगाने के लिए निकल जाता है। मगर तभी एडी को मॉल के डोर पे एक बच्ची दिखाई देती है जो कि डोर को पीट रही है। तो एडी वैंस के रेडियो पे उसे बताता है कि डोर के बाहर एक छोटी बच्ची है जो कि काफी डरी हुई है। तो वैंस के मना करने के बावजूद एडी डोर को ओपन करके बच्ची को अंदर आने देता है, मगर अंदर आते ही ये बच्ची बेहोश हो जाती है। तो एडी उसे सिक्योरिटी रूम में ले जाता है। वैसे ये वही बच्ची है जिसे यूएस मार्शल्स ट्रांसफर कर रहे थे और ये बच्ची उन गुंडों से बचकर यहाँ पे आ गई है। लड़की के बारे में बताने के लिए पुलिस को फोन करते हैं, मगर लैंडलाइन डेड और फोन में नेटवर्क नहीं होता। तभी इन्हें सीसीटीवी पे एक आदमी शो होता है। तो ये लोग डोर पे चेक करने पहुंच जाते हैं। तो डोर पे मौजूद आदमी, जिसका नाम चार्ली है, वो कहता है कि मेरी बेटी घर से भाग आई है, क्या वो यहाँ आई है? तो वैंस उसे कंफर्म कर देता है कि जी हाँ सर, आपकी बेटी यहीं है। इस बात से बेखबर कि चार्ली बच्ची का फादर नहीं है, बल्कि वो तो बच्ची को हर्ट करने वाले दरिंदों का लीडर है। मगर एडी, जो कि आर्मी बैकग्राउंड से है, उसे गड़बड़ का एहसास होने लगता है कि ये आदमी पॉसिबली उस लड़की का फादर नहीं है। तो वो चार्ली से लड़की के बारे में क्वेश्चनिंग करने लगता है, मगर चार्ली उसके सभी क्वेश्चंस का जवाब दे देता है। तो जॉनी बच्ची को डिलीवर करने के लिए ले आता है, मगर तभी बच्ची की आंख खुल जाती है, जो चार्ली को देखकर बहुत ज्यादा घबरा जाती है और जोर जोर से चिल्लाने लगती है। तो वैंस बड़ी फुर्ती से डोर को रीलॉक करने लगता है। तो चार्ली वैंस से कहता है कि तुम बच्ची को मुझे दे दो, बदले में मैं तुम्हें $1.25 बिलियन दे दूंगा, वो भी कैश में। वैंस थोड़ा सोचता है और ऑफर एक्सेप्ट करता है। तभी एडी आगे आकर वैंस को धक्का देकर गिराता है। ऑफर रिजेक्ट करता है क्योंकि वो एक छोटी बच्ची को इन बैड गाइज के हवाले नहीं कर सकता। तो चार्ली उसे धमकी देते हुए बोलता है कि अगर तुमने मेरी बात नहीं सुनी तो तुम बहुत बुरी मौत मारे जाओगे। चार्ली अपने थ्रेट्स को रिपीट करते हुए कहता है कि तुम सिर्फ 5 सिक्योरिटी गार्ड्स हो जिसके पास किसी भी तरह का वेपन नहीं है, वही मेरे पास पूरी मर्सिनरीज की टीम है जो कि एक स्मॉल स्केल वॉर लड़ सकती है। क्या तुम सच में मुझे भुलाना चाहते हो? तुम्हें सच में काफी ज्यादा दर्द होगा। एडी डोर लॉक कर देता है। तो मामला बिगड़ने पे चार्ली अपने टीम के पास लौट आता है और कहता है कि हमें अपने पावर का यूज करना होगा। वही मॉल में एडी उस लड़की को ढूंढ लेता है
जो कि जॉनी से पीछा छुड़ाकर भाग गई थी। एडी उससे प्रॉमिस करता है कि वो उसे प्रोटेक्ट करेगा। इसके बाद गार्ड्स की मीटिंग होती है जिसमें मेसन जैमी को पहचान लेता है और कहता है कि जैमी का फादर एक अकाउंटेंट था जो कि एक 666 नाम की गैंग के लिए काम करता था। जैमी के फादर के पास गैंग के सभी क्राइम्स के एविडेंस थे, तो न जाने कैसे उसके फादर का ज़मीर जगा और उसने FBI को कांटेक्ट करके डील कर ली थी। मगर गैंग को इसके बारे में पता चल गया तो उन लोगों ने जैमी के फादर को मार दिया। मगर ये सब जैमी ने देख लिया, यानी जैमी एक मर्डर की विटनेस है जो कि उनके खिलाफ कोर्ट में गवाही देने वाली हैं और शायद इसी वजह से यह गुंडे जैमी को मारना चाहते हैं। तो ये सब जान के बाकी लोग काफी परेशान थे कि अब वो करें तो करें क्या, क्योंकि इन्हें अंदाजा है कि गुंडे जल्दी ही मॉल पे हमला करने वाले हैं। वैसे इनका अंदाजा बिल्कुल सही था, काफी सारे गुंडे मॉल को घेर लेते हैं। तो ये देखकर वांस जल्दी से एडी को एक सीक्रेट जगह दिखाता है। तो एडी जैमी को एक सीक्रेट रूम में बंद कर देता है, ये कहते हुए चाहे कुछ भी हो जाए किसी भी आवाज से बाहर नहीं निकलना। इसके बाद वांस एडी को बताता है कि वह गुंडे हमारी कार को डिसेबल कर रहे हैं ताकि हम यहाँ से भाग ना पाएं। एडी यह सोचकर खुश होता है क्योंकि उन्होंने यूएस मार्शल्स पे लगभग 45 मिनट पहले हमला किया था, यानी अब तक FBI को पता चल गया होगा कि बच्ची गायब है। तो वो लोग बच्ची को ढूंढना स्टार्ट कर देंगे और शायद इसके डर से गुंडे हमारी कार को डिसेबल कर रहे हैं, वरना वो लोग डायरेक्टली मॉल पे अटैक कर देते। यानी अभी भी होप बाकी है। तो ये लोग जल्दी से मॉल के डोर्स को ब्लॉक कर देते हैं और एक सोफे को रूफ पे ले जाते हैं। तभी चार्ली अटैक के ऑर्डर दे देता है। तो एक गुंडा अपनी कार को गेट में घुसा देता है और साथ ही दूसरा गुंडा कार से होता हुआ हीरो वाली जंप लगाता है, जिससे वो काफी ऊपर चढ़ने में कामयाब हो जाता है। मगर तभी एडी एंड गैंग रूफ से एक सोफे में आग लगाकर उसे नीचे फेंक देते हैं, जिससे कार में आग लग जाती है। तो चार्ली अपने ही आदमी को मार देता है क्योंकि वो काफी शोर मचा रहा था। वही दूसरा गुंडा हीरो की तरह अपने एक्स का यूज करके रूफ पर पहुंच जाता है। तो गार्ड्स नीचे के साइड भागने लगते हैं, मगर वो फुर्तीला गुंडा यहाँ आकर वांस पर अटैक करता है। मगर जब गुंडा वांस को मारने ही वाला था तभी रूबी यहाँ आकर गुंडे पर पीछे से हमला कर देती है। मगर ये गुंडा अभी भी जिंदा है जो मरने का नाटक कर रहा था। वही वॉज और रूबी सिक्योरिटी रूम जाकर सभी CCTV मॉनिटर और मॉल के मैप्स को डिस्ट्रॉय कर देते हैं ताकि गुंडे इन मैप्स के थ्रू उन्हें ढूंढ न पाए। इसके बाद गार्ड्स की टीम अपना बैटल प्लान बनाने लगते हैं। तो जॉनी कहता है कि मुझे बॉम्ब बनाने आते हैं। तो ये सुनकर सभी को ऐसा लगता है कि जॉनी टेररिस्ट तो नहीं है। तो जॉनी क्लियर करता है कि मैंने इंटरनेट से ये सब सीखा है। इसके बाद जॉनी एक बॉम्ब बनाने लगता है, वही वैंस और रूबी ट्रैप सेट करने में। वही गुंडों की टीम मॉल के अंदर आने लगती है, मगर सिक्योरिटी रूम में ना तो मैप्स हैं ना ही स्क्रीन्स। तो चार्ली का हैकर अपने पर्सनल लैपटॉप निकालकर मॉल के सिस्टम्स को आसानी से हैक कर लेता है, यानी वैंस की मेहनत बेकार हो जाती है। इसके बाद चार्ली अपने आदमियों से कहता है कि इस बिल्डिंग में हमारे अलावा जो भी जिंदा दिखता है उसे मार दो। तो ये लोग अपने काम पे निकल जाते हैं, मगर तभी इनके सामने एक टॉय कार आ जाती है जिसे बैड गाय सिक्योरिटी रूम में ले आते हैं और चेक करने पे एक कार में एक पेपर मिलता है जिस पर चैनल 47 लिखा हुआ था। तो चार्ली रेडियो पे चैनल 47 चालू कर देता है, जिस पर एडी कहता है कि मैं लास्ट वार्निंग दे रहा हूँ, तुम लोग हमें ऐसे ही छोड़कर चले जाओ क्योंकि FBI बच्ची को खोजती हुई किसी भी वक्त यहाँ पे आ सकती है। मगर चार्ली बेफिक्र होके गार्ड्स का रेडियो ऑन कर देता है और कहता है कि अगर तुम मेरा साथ दोगे तो सभी को $1 लाख पर हेड के हिसाब से मिलेगा, और अगर तुमने बच्ची को मेरे हवाले नहीं किया तो मुझे मजबूरी में तुम्हें, तुम्हारी फैमिली और तुम्हारे दोस्तों को और तुम्हारे पेट्स को भी मारना पड़ेगा। तो ये सुनकर एडी काफी गुस्सा है और बाकी गार्ड्स काफी डरे हुए हैं क्योंकि वो किसी भी वक्त मारे जा सकते हैं। इसके बाद बैड गाइज मॉल में अंधाधुंध गोलियां चलाने लगते हैं, मगर मेसन तो बड़ा बहादुर निकलता है जो अपने तेजर से एक गुंडे को बेहोश कर देता है और फिर उसकी गन लेकर दूसरे गुंडे को मार देता है। मगर अब उसकी ऐसी तैसी हो रखी थी। वही जॉनी चोरी छुपे मॉल से भागने की कोशिश करता है, मगर चार्ली का स्नाइपर उसे मार देता है। चार्ली को अंदाजा था कि कोई ना कोई इतना बेवकूफ जरूर होगा जो कि बिना सोचे भागने की कोशिश करेगा, तो उसने पहले से ही स्नाइपर तैयार रखा था। इधर जैमी एडी के ऑर्डर पे अपनी टॉय कार से गुंडों को ध्यान भटकाने लगती है, जिसका फायदा उठाकर एडी गुंडों पे हमला कर देता है और फिर एडी गुंडों की गन हासिल करके इन गुंडों को ऊपर पहुंचा देता है। वैसे एडी की हाई लेवल फाइटिंग स्किल्स को देखकर चार्ली भी काफी इम्प्रेस्ड है। इसके बाद जब वैंस और रूबी रीग्रुप हो रहे होते हैं तब एक गुंडा रूबी को गोली मार देता है। तो वैंस रूबी को अपने साथ बाकी लोगों के पास ले जाता है जहां सभी रीग्रुप होने वाले थे। वही अब चार्ली भी अभी पूरा सनक चुका था, तो वो बैटल में एंटर करने के लिए रेडी हो जाता है। इसके बाद वैंस रूबी को रोते हुए ट्रीटमेंट देने लगता है और इसी समय एडी भी जैमी को तसल्ली देते हुए कहता है कि परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा।
मगर तभी एडी को रेडियो पे चार्ली की आवाज सुनाई देती है, जिस पर वो कहता है कि एडी, वन लास्ट ऑफर, बच्ची को मुझे दे दो, वरना मैं इस पूरी जगह को उड़ा वाला हूँ। मगर एडी पर कोई फर्क नहीं होता। तभी मेसन से पता चलता है कि मॉल के बाहर काफी सारे पुलिस कार आ गई हैं, तो वो जल्दी से एडी को इन्फॉर्म कर देता है। तो ये देखकर एडी काफी खुश है कि एट लास्ट कोई हेल्प करने आ गया है। वही वे गुंडे लास्ट डोर को तोड़कर अंदर आ जाते हैं, तो वैंस ऊपर से गोलियां बरसाने लगता है, जिससे कई गुंडे मारे जाते हैं। और फिर वो एक सिलेंडर को शूट करके 2-4 गुंडों को फिर से उड़ा देता है। वहीं एडी ने यूएस मार्शल्स की टीम को बैक डोर से एंटर करा दिया था, मगर वो एडी पे गन पॉइंट कर देते हैं और पूछते हैं कि लड़की कहाँ है। तो एडी उन्हें जैमी की लोकेशन बताते हुए बोलता है कि मैं बच्ची को नीचे ला सकता हूँ ताकि तुम उसे सेफली यहाँ से ले जा सको। तो ये लोग मान जाते हैं। तो एडी मेसन को बोलता है कि जैमी को मेरे पास ले आओ। हम फंस गए हैं, हिल नहीं सकते। तो वांस उसे सपोर्ट करते हुए बोलता है कि तुम बच्ची को लेकर बाहर आ जाओ, मैं तुम्हें कवर करूंगा। इसके बाद वांस कवर फायर करने लगता है, जिससे मेसन और जैमी को भागने का मौका मिल जाता है। मगर एक गुंडा वांस के पास आकर उसे की टीम ने एडी को अभी भी गन पॉइंट पे ले रखा है। तो एडी को इन लोगों पे शक होने लगता है कि इतनी गोलीबारी हो रही, इसके बावजूद ये लोग अंदर सपोर्ट करने क्यों नहीं जा रहे हैं, बल्कि ये लोग तो मुझे ही घेरे खड़े हैं, कुछ तो गड़बड़ है। और एडी का अंदाजा बिल्कुल सही था, ये लोग असल में 666 गैंग से ही हैं, जिसके बारे में एडी को इनके नेक टैटू से पता चल जाता है। तो एडी इन पर हमला कर देता है, मगर इस समय गुंडे मेसन को मारने में कामयाब हो जाते हैं। तो ये देखकर एडी बहुत गुस्सा होता है और इन सभी को मार देता है। वैसे जैमी की अच्छी किस्मत थी, वो इस फायरिंग से बचकर भागने में कामयाब हो जाती है और फिर वो अपने पिंकी रेडियो से एडी को कांटेक्ट करके उसे बताती है कि वांस भी शायद मारा गया है, यानी अब बस हम दोनों ही सही सलामत बचे हैं। तो वो जैमी से कहता है कि तुम्हें कैसे भी करके रियल वॉकी टॉकी का इंतजाम करना होगा और फिर तुम रेडियो पे हेल्प बुलाने की कोशिश करो और इन गुंडों को मैं संभालता हूँ। तो ये सुनकर ये बहादुर बच्ची काम पे लग जाती है, इस बात से बेखबर कि चार्ली ने ये सारी बातें सुन ली हैं। तो वो अपने आदमियों से कहता है कि शायद एडी हमारे रेडियो जैमर को डिस्ट्रॉय करने वाला है ताकि वो पुलिस बुला सके, तो तुम्हें एडी को ऐसा करने से रोकना होगा। वही एडी एक मस्तसी गाड़ी लेकर बाहर जाने लगता है ताकि वो चार्ली की कम्युनिकेशन वाली वैन उड़ा सके। मगर गुंडों का सेकंड इन कमांडो एडी का पीछा करने लगता है। वो ऊपर से ही जंप लगाकर एडी को गिरा देता है और फिर इनके बीच में भारी फाइट चालू हो जाती है, जिसमें ये गुंडा एडी की बहुत बुरी मार लगाता है, क्योंकि ये गुंडा मार्शल आर्ट्स भी जानता है। तो वो थोड़ी ही देर में एडी को काट पीट देता है, मगर एडी को मौका मिलता है और वो वहाँ से भागने में कामयाब हो जाता है। वो जल्दी से अपनी मोटरसाइकिल को बाहर ले जाकर गुंडों की कम्युनिकेशन वाली वैन में घुसा देता है, जिससे वैन और उसमें मौजूद रेडियो जैमिंग इक्विपमेंट डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। तो एडी जैमी को रेडियो पे कांटेक्ट करके उसे बोलता है पुलिस से कांटेक्ट करो। तो जैमी बड़ी चालाकी से एक सिक्योरिटी रेडियो को चुरा लेती है और उसके इमरजेंसी चैनल पे बोलती है कि मैं जैमी हूँ, जो कि इस समय मॉल में हूँ, प्लीज हेल्प। वही बाहर चार्ली का स्नाइपर एडी को गोली मार देता है। तो एडी अपनी कार से गन निकालकर स्नाइपर को ठोक देता है। एडी का पीछा कर रहा चार्ली का सेकंड इन कमांडो उसे भी ढेर कर देता है। वही मॉल में चार्ली जैमी का पीछा करते हुए उसके काफी क्लोज आ गया था, मगर उसे जैमी की एग्जैक्ट लोकेशन पता नहीं थी। तो वो बच्ची को बेवकूफ बनाने लगता है कि एडी एक धोखेबाज है जो मौका पाकर यहाँ से भाग गया है, क्योंकि एक अनजान लड़की के लिए आखिर मरना कौन चाहेगा। तो जैमी, बी ए गुड गर्ल, अगर तुम कल कोर्ट ट्रायल में बयान ना दो तो मैं तुम्हें अडॉप्ट कर लूंगा और साथ ही तुम्हारा ख्याल भी रखूंगा। मगर जैमी को पता है कि ये गंजा झूठ बोल रहा है, जो कि उसके सामने आते ही उसे गोली मार देगा। तो वो जहाँ थी वही छुपी रहती है, मगर चार्ली भी चालू है। वो जल्दी जैमी को ढूंढ लेता है, मगर जब वो जैमी को मारने वाला था तभी एडी यहाँ आ जाता है। तो उसे देखकर चार्ली सीरियस हो जाता है और फिर वो एडी पे गन तानकर उसे बोलता है कि तुम बेवजह यहाँ कूद पड़े हो, अगर ये बच्ची मारी भी गई तो उससे तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो क्यों ना तुम मेरी डील एक्सेप्ट कर लो और पैसा लेकर यहाँ से चुपचाप निकल जाओ। मगर जैमी एडी का इशारा समझकर चार्ली को अपने टेजर से तगड़ा शॉक दे देती है और बस इतना ही। मौका तो एडी को चाहिए था। एडी जल्दी से अपनी गन से चार्ली के खोपड़ी उड़ा देता है, मतलब कि पूरी 666 गैंग का काम तमाम। इसके बाद यहाँ पर असली पुलिस आ जाती है। तो जैमी इंजर्ड एडी को बाहर ले आती है, मगर पुलिस वाले एडी पे गन तान देते हैं। तो बहादुर लड़की ये देखकर एडी को हॉक कर लेती है
वो ये शो करना चाह रही है कि एडी गुड गाय है, तो पुलिस वाले गन डाउन कर लेते हैं। इसके बाद हमें पता चलता है कि वांस अभी भी जिंदा है और एडी को देखकर कैप्टन एडी को सैल्यूट करता है और फिर एडी का ट्रीटमेंट होता है। तो उसे होश आते ही सबसे पहले उसे जेमी मिलने आती है, जो उसे देखकर काफी खुश है। तो एडी उसे डोर की तरफ इशारा करने लगता है। तो जेमी ये देखकर काफी हैरान है कि उसे लेने उसके फेवरेट अंकल विल आए हैं, जो कि जेमी के रियल फादर की तरह है। तो वो विल के पास जाकर उससे लिपट जाती है। तो ये सब देखकर एडी काफी रिलीफ फील करने लगता है। इसके बाद एडी पूरी तरह से ठीक होने के बाद अपनी फैमिली के पास चला जाता है, जहां उसकी बीवी और बेटी उसे देखकर काफी खुश है। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में प्लीज जरूर बताइए और ऐसे ही और रोमांचक वीडियोस के लिए सब्सक्राइब, शेयर एंड फॉलो करना ना भूलें। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।